ये स्क्रीन के ऊपर आप फोटो देख रहे हैं, ये क्रिप्टो पंक एनएफटी है जो कि 2 दिन पहले 12 फरवरी को $23 मिलियन में बिकी है और इसको खरीदने वाला एक इंडियन ही है। यहाँ पे आपका एक सवाल जरूर हो सकता है कि भैया क्या है इस अजीब सी फोटो के अंदर जो इतनी महंगी बिकी है $23 मिलियन में। तो भैया यही है एनएफटी का जलवा जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, लास्ट मंथ जनवरी के महीने में इंडोनेशिया के एक 22 साल के लड़के ने अपनी कुछ रैंडम खींची हुई सेल्फी को, जो कि लगभग 1000 सेल्फी का कलेक्शन थी, $1 मिलियन में बेचा है, जो कि एज एनएफटी बिकी है। सेल्फी कैसी थी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका सवाल जरूर हो सकता है कि भैया क्या है इस सेल्फी के अंदर जो $1 मिलियन में बिकी है। तो भैया यही है एनएफटी जिसको आपको समझने की जरूरत है। मतलब एनएफटी से कुछ लोग मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं, खरीद रहे, बेच रहे हैं, और अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको एनएफटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि एक्चुअल में एनएफटी है क्या, हम कैसे खुद की एनएफटी खरीद सकते हैं या फिर खुद की एनएफटी बना के बेच सकते हैं, या फिर इस एनएफटी का यार यूज केस क्या होने वाला है। इतनी महंगी महंगी एनएफटी आप बिक रही है, इनका यूज केस क्या होने वाला है। कुछ बेसिक से ये 2-3 सवाल है जिसको इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एनएफटी की हम बात करें उससे पहले यार आपको 2-3 और कमाल के एनएफटी के सेल आउट के बारे में बता दूं तो यार पिछले महीने जस्टिन बीबर ने बोर्ड ऐप, जो कि काफ़ी पॉपुलर एनएफटी क्लब है, इनमें से एक ऐप की एनएफटी खरीदी थी लगभग 1.35 मिलियन में। वहीं अगर हम बात करें तो एमिनेम, जो कि एक बहुत पॉपुलर रैपर है, उन्होंने भी बोर्ड ऐप एनएफटी क्लब में से एक एनएफटी परचेज की थी $542,000 में। तो देख लो भैया एनएफटी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी उतर रहे हैं। इंडिया में भी इसका क्रेज कम नहीं है। अमिताभ बच्चन ने बियॉन्ड लाइफ खुद की एनएफटी यहाँ पे लॉन्च की है। सलमान खान इसके अंदर उतर रहे हैं, रजनीकांत, युवराज सिंह जैसे बड़े सेलिब्रिटी इस एनएफटी मार्केट के अंदर उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी ब्रांड इस एनएफटी और मेटावर्स के अंदर उतर रही है। जैसे कि बात करें तो कोका कोला, मैकडोनल्ड, नाइकी जैसे पॉपुलर ब्रांड इस एनएफटी मार्केट के अंदर उतर रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले समय का फ्यूचर होने वाला है। और ऐसे में यार अगर आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हो सकता है कि आप एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से, 2-3 सवाल को हम कवर करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एनएफटी। तो एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का बेसिकली मतलब वही होता है कि ये आपको फंजिबल नहीं है। फंजिबल का मतलब होता है एक्सचेंजेबल, रिप्लेसेबल। तो जैसे कि आपके पास 1000 रुपए का नोट है और मेरे पास भी 1000 का नोट है, अगर हम एक दूसरे के साथ उन दोनों 1000 के नोट को एक्सचेंज कर लेते हैं, आपका वाला मैं ले लेता हूँ और मेरा वाला 1000 का नोट अगर आप ले लेते हैं, तो उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला है। या फिर अगर आप मेरा 1000 का नोट लेके मेरे को 2 500 के नोट दे देते हैं, तभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भैया वैल्यू तो इतनी है, 1000 रुपये है, भले 2 500 के नोट आ गए। वही अगर हम बात करें एक कोहिनूर का हीरा, जो कि दुनिया में एक ही है मात्र, और अगर कोई बोले कि भैया तेरा कोहिनूर का हीरा मेरे को दे दे और इसके बदले इस वैल्यू की कोई और चीज़ ले ले, या फिर तो इस वैल्यू के इतने हीरे तू ले ले, तो वो बंदा बिल्कुल एक्सचेंज निकले करेगा, क्योंकि वो कोहिनूर का हीरा एक यूनिक है और उसको कोई और चीज़ से एक्सचेंज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो अनमोल है। और वहीं अगर हम बात करें मोनालिसा की पेंटिंग, तो वैसी है। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे भैया तेरी मोनालिसा की पेंटिंग मेरे को दे दे, मेरी मोनालिसा मेरे पास जो पेंटिंग है वो तू ले ले, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया में एक ही है, काफ़ी यूनिक है। और बिल्कुल ऐसा कोई नहीं करे कि भैया तेरी पेंटिंग के साथ मेरी मोनालिसा की पेंटिंग एक्सचेंज कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। इन्हें कहते हैं नॉन फंजिबल, जो कि एक्सचेंजेबल, रिप्लेसेबल नहीं होती है। उनकी खुद में एक वैल्यू होती है जो कि डिफाइन नहीं की जा सकती। और जब ये चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाती है तो उनके साथ एक टोकन अटैच हो जाता है, जो कि एक ऑनरशिप का प्रूफ होता है, और फिर ये बन जाता है नॉन फंजिबल टोकन। बस वही आपको जो ऑफलाइन डिजिटल आर्ट हुआ करते थे उन्हें लेके आया गया है ऑनलाइन, जो कि एक ब्लॉकचेन, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, उनके ऊपर ये चीज़ आने के कारण बस बेसिकली ये हो चुके हैं डिजिटल आर्ट, जो कि आपको नॉन फंजिबल टोकन बेसिकली आप इन्हें कह सकते हैं। बहुत आसान भाषा मैंने समझाने की कोशिश की है नॉन फंजिबल टोकन क्या है। बेसिकली इस चीज का फायदा क्या हुआ, जहां पे एक आर्टिस्ट अपना जो आर्ट है वो ऑफलाइन सेल किया करता था, तो उनको किसी एग्जीबिशन में जाना पड़ता होगा या फिर किसी बड़े बिडर को देना पड़ता होगा कि भैया हमारी ये पेंटिंग, इनको बिडिंग करवा दो, इनको बिचवा दो, या फिर किसी बड़े लेवल के नीचे जाना पड़ता होगा। अब ये चीज़ यहाँ पे खत्म होने वाली है। एज अ डिसेंट्रलाइज कोई भी एक नया आर्टिस्ट अपनी खुद की आर्ट को लेके ऑनलाइन जाके, बहुत सारे मार्केट प्लेस है जो कि डिसेंट्रलाइज है, जैसे कि ओपन में से काफी पॉपुलर है, जो कि इथेरियम का डिसेंट्रलाइज एनएफटी मार्केट प्लेस है। सिंपल जा सकता है, अकाउंट बना सकता है, वहां पे अपने आर्ट को शोकेस कर सकता है अपने मनचाहे रेट पे, या फिर आप एज अ बिडिंग भी वहां पे कर सकते हैं। और सामने वाला जो कोई अगर उस आर्ट को पसंद करता है तो बहुत ही आसानी से वो आपके आर्ट को खरीद लेगा, बदले में आपको पैसा दे देगा। यहाँ पे इतना ही नहीं होने वाला है, इसका एक फायदा ये भी है, जैसे कि ऑफलाइन में अगर आपने कोई आर्ट को सेल आउट समझो कर दिया, उसके बाद जो आपको एक वैल्यू मिलेगी, समझो आपने 100 रुपये कोई आर्ट आपका बेचा है, तो 100 रुपये आपको एक बार मिल चुके हैं, उसके बाद
आपको ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बंदा उससे अगर 1000 या फिर 1 लाख में बेच रहा है वो आप ही के आर्ट को, तो ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ रॉयल्टी या फिर कमीशन जैसी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। लेकिन इस डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में ऐसा होता है कि अगर आप चाहें तो अपनी रॉयल्टी फिक्स कर सकते हैं। सपोज आपने किसी आर्ट को NFT मार्केट प्लेस पे बेचा और वो 100 रुपये बिका, और आपने बोला कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो बंदा किसी और को बेचता है तो उनमें से 10% कमीशन मेरे को मिलना चाहिए। तो या अगर आप पहले फिक्स कर देते हो तो ये आपको चलने वाली है। वो सामने अगर वो जो आपका आर्ट है जितनी बार बिकेगा और जितने महंगे बिकेगा उसका जो 10% आपको रॉयल्टी है वो आपको मिलती रहेगी जब तक वो आर्ट बिकता रहेगा। ये आपको इस डिजिटल और डिसेंट्रलाइज NFT मार्केट प्लेस का फ़ायदा है। बेसिकली अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक डिजिटल आर्ट सेल करने का ही जरिया होना चाहिए, लेकिन इसका जो है यूज वो बहुत बढ़ता जा रहा है और आगे चल के इसका यूज केस और बढ़ने वाला है। जिसके यूज केस की बात करें तो यार देखो करेंटली जो है जैसे मैंने बताया करेंटली ये एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर्म में यूज हो रहा है और थोड़े डिजिटल आर्टिस्ट भी अपने डिजिटल आर्ट दे रहा है। जैसे कि बीपल जो कि काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट है, इन्होंने अपना एक डिजिटल आर्ट बेचा था लगभग 500 करोड़ रुपए में, जो कि लगभग $69 मिलियन में उन्होंने बेचा था, जो कि एक डिजिटल आर्टिस्ट है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अलग तरीके से भी इसका यूज केस है। जैसे कि बोर्ड ऐप NFT क्लब है, जिसके अंदर कि अगर आप NFT परचेज करते हैं, कोई भी एक ऐप परचेज करते हैं, तो आपको कि स्पेशल क्लब जो कि एक काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंसर लोगों का क्लब है, उसके अंदर आपको एंट्री करने का मौका मिलता है। जैसे कि आपने एक बोर्ड ऐप की NFT परचेज कर ली, तो अगर आप उसको परचेज करते तो आपको एज अ टोकन के फॉर्म में रहेगी और उसके बाद आपको एक काफ़ी हाईली इन्फ्लुएंसर लोगों के बीच में एक क्लब में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। और जिनके पास वो बोर्ड ऐप के NFT क्लब है वो ही इसमें सिर्फ प्राइवेटली ज्वाइन कर सकता है। ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट ग्रुप का आपको टोकन है, जिनके पास वो टोकन होगा वही उसके अंदर जुड़ सकते हैं। इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ऐसे बड़े बड़े लोग हैं और इसके अंदर किन्हीं को अगर जुड़ना है, एक आम व्यक्ति को जुड़ना है, तो वो अगर NFT इशू करेंगे कि जिनके पास भैया आप ये NFT खरीदोगे तो आप हमारे इस प्राइवेट ग्रुप के अंदर एंट्री कर सकते हो और फिर हम जितनी प्रोडक्टिव बातें करेंगे तो आप भी इनसे सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये एक अलग यूज केस हो चुका है NFT का। इतना ही नहीं, NFT का यूज केस और दिन पे दिन काफ़ी बढ़ने वाला है। वैसे इनका यूज केस यहीं खत्म नहीं होने वाला है, इनका यूज केस आने वाले समय आपको गेमिंग इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आजकल काफ़ी सारे गेम के अंदर आप देखते हैं नई नई गन की स्किन्स होती है। आपने जैकेट खरीदा किसी गेम के अंदर, आपने एक कैप खरीदी, तो वो भी एज NFT के फॉर्म में आप खरीदते हैं। गेम में जब तक आप रहते हैं तब तक आपके पास उस कैप की, उस जैकेट की, जो कि काफ़ी यूनिक होती है उस पूरे गेम के अंदर, उसकी ऑनरशिप आपके पास रहती है। और जब आपको उस गेम से आपको बाहर जाना होता है तो सिंपली आप चाहें तो उस कैब को आप चाहे तो एज NFT वापस से सेल करके आपका पैसा वापस भी ले सकता है। तो ये बेसिकली NFT का यूज केस है जो कि आपको देखने को मिलेगा और आने वाले समय में और भी तरह तरह के आपको यूज केस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं नाइकी, पूमा वगैरह आपको इस NFT मार्केट के अंदर उतर रहे हैं। तो इन बड़े ब्रांड्स का उतरने का कारण क्या है, इनके NFT का यूज केस क्या है, मैं आपको बेसिकली सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये बेसिकली मेटावर्स के अंदर, जैसे कि बड़ी अगर आपने नाइकी की शोरूम अगर मेटावर्स के अंदर खोलते हैं और उस शोरूम में अगर आपको एंट्री करनी है, आपको घर बैठे बैठे मेटावर्स के अंदर अगर उस शोरूम में एंटर करना है, तो आपके पास बेसिकली नाइकी का NFT होना चाहिए। अगर आपके पास नाइकी का NFT है तो आप घर बैठे बैठे उस नाइकी के मेटावर्स के अंदर, जो कि एक वर्चुअल स्टोर होगा, उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल से बताया, इन्फ्लुएंसर लोग के बीच में अगर आपको उस प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना है तो आपको ऐसा एक NFT होनी चाहिए। तो बेसिकली वैसे ही आपको भी मेटावर्स के अंदर किसी भी बड़ी, जैसे कोका कोला का आप अगर शोरूम में एंटर करते हैं तो आपके पास कोका कोला की NFT होनी चाहिए। तो बेसिकली NFT का यूज केस ऐसे दिन पे दिन आपको बढ़ने वाला है और भी काफ़ी सारे आप इसके यूज केस देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि NFT का यूज केस यहाँ पे क्या है। अब बात करते हैं कि यार NFT हम खुद की खरीद के कैसे सकते हैं या फिर खुद की बना के कैसे बेच सकते हैं। तो सिंपल इसके लिए बहुत सारे मार्केट प्लेस है, जिनमें से सबसे पॉपुलर है NFT का, वो है OpenSea, जिसका नाम आप ज़्यादातर सुनते होंगे। ये बेसिकली इथेरियम पे बेस एक डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे है, वजीरेक्स के, सोलाना के NFT मार्केट प्लेस है, लेकिन ये जो OpenSea है बहुत पॉपुलर है। तो बेसिकली जितने पॉपुलर NFT है वो सब इसी के ऊपर है, जैसे कि क्रिप्टोपंक, बोर्ड ऐप या फिर और भी जितने NFT पॉपुलर आप सुनते हैं इनके ऊपर ही है। तो ये इन पे आपको सिंपली जाना है, बहुत आसान है। आपके पास एक मेटा मास्क वॉलेट होना चाहिए, वो भी आपको इथेरियम का एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो जिनके पास ये मेटा मास्क वॉलेट होगा वो सिंपल 2 सेकंड में अकाउंट बना सकते हैं, 2 मिनट
वो सिंपल इस पर आपको अकाउंट बना सकते हैं और इसके बाद अकाउंट बनाने के बाद सिंपल आप OpenSea से कनेक्ट कर सकते हैं और आपको ढेर सारे NFT मिलेंगे और आपको जो NFT समझ में आता है उनको आपको सिंपली देखना है कि उनकी क्या मार्केट में रेट है और आपके पास अगर उतने वैल्यू के इथेरियम या फिर, क्योंकि इस मार्केट प्लेस पे आपको डायरेक्ट फिएट करेंसी से आप नहीं खरीद सकते जैसे कि रुपी डॉलर में, आपके पास यहाँ पे इथेरियम होना चाहिए तभी आप इन मार्केट प्लेस से आप खरीद सकते हैं। तो आपके पास लगता है कि आपको एक क्रिप्टो पंक खरीदना है और उसकी अगर सपोज वैल्यू 200 इथेरियम है, तो आपके पास 200 इथेरियम अगर है तो आप सिंपल उसको पेमेंट करके आप उन NFT को अपने नाम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, लेकिन NFT मार्केट प्लेस में इंटर करने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्कैम हो रहा है, बहुत नेक्स्ट लेवल स्कैम हो रहा है। कुछ पॉपुलर NFT बिक रहा है, लेकिन उनके साथ साथ जो हाइप बन रही है उसी कारण लोग फोमो में आके कुछ ऐसे NFT खरीद ले रहे हैं जिनको लग रहा है कि यार रेट तो कम है, ले लेते हैं। लेकिन रेट कम है तो ये भी देखना होता है कि यार इनका यूज के सच में है कि नहीं, और अगर हम खरीद भी लेते हैं तो दोबारा हमसे कोई लेगा कि नहीं लेगा इससे दुगने दाम में। अगर एज ए इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखा जाए तो आपका सिंपल यही होना चाहिए कि हमको जब हम जिस रेट में खरीद रहे हैं उससे दुगने दाम में हमसे कोई ले ले। और एज यूज केस देखें तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका यूज केस क्या है, इसको हम खरीद के किस क्लब में या फिर कहाँ हम यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल उस NFT को खरीदने का कोई मतलब नहीं। तो प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है NFT मार्केट में इंटर करने से पहले। बाकी यार यही उम्मीद आपको भी पसंद आ गया होगा, और भी कोई कंफ्यूजन हो तो यार कमेंट करके पूछ सकता है, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी ऐसी और अपडेट के लिए, क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।